to Ansarkari, and in this session, let's take up again what is very important for prelims, mains, and also for different subjects. Now, when it comes to SEBI, the key word here is regulatory impact assessment. शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल मिशन है एंड SEBI is going to consult different sector experts कि जो रेगुलेशन है SEBI की उसका इम्पैक्ट क्या है और उसका असेसमेंट होना चाहिए. So regulatory impact assessment is the keyword. पांडे सर was revenue secretary जब डायरेक्ट टैक्स कोड को सिंप्लीफाई किया गया. सो रेगुलेशन समय के साथ इवॉल्व होती हैं, रेगुलेशन समय के साथ स्टेक होल्डर्स के पर्पज से आगे आती हैं. तो आपके लिए टास्क ये है कि रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट सिर्फ सेबी का ही क्यों, ऐसे 5 कौन से रेगुलेटरी बॉडीज हैं इंडिया के जिनका रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट पब्लिक के बेनिफिट के लिए और ज्यादा होना चाहिए. आप सोचिए और मुझे लिख के बताइए. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रेमवर्क शुड बी क्लियर एंड द डूज एंड डोंट्स मस्ट ऑल्सो बी वेरी क्लियर. तो यही बात है. तो सेबी के बहुत सारे रेगुलेशन डिकेड ओल्ड है. सेबी जो है वो सब स्टेक होल्डर से बात करके उनको रिफाइन करना चाहते हैं. जो रेगुलेशंस हैं वो एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी की तरह है जिसका अपना एक वजूद होता है, लेकिन जैसे एआई और रोबोटिक सर्जरी से आसान हुआ है, सेम थिंग गोज हेयर. इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन होना चाहिए, इंडिया में मार्केट डेवलप होना चाहिए और साथ में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. सो रेगुलेशन इज ए मीन्स टू अचीव समथिंग ग्रेट. रेगुलेशंस मस्ट बी एबल टू हैंडल न्यू एंड अनफोर्सीन चैलेंजेस और उनसे अडेप्टेशन होनी चाहिए. तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसी तरीके से उन्होंने कहा कि वो गाइडेंस और एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए. लेकिन क्या हम उसको क्लैरिटी के साथ कर पाएंगे? कंपनीज होती हैं, कंपनीज के शेयर्स होते हैं, कंपनीज के रिलेटिव्स हो सकते हैं, कंपनीज के पार्टनर्स हो सकते हैं. कौन कितना कंट्रोल कर रहा है किसको क्या पता है. तो फ्रेमवर्क बनाया जाएगा या फ्रेमवर्क होना चाहिए. और चाहे फिर वो फॉरेन इंडिविजुअल्स या फॉरेन फर्म्स की बात हो, फॉरेन इंडिविजुअल्स इंडिया में आ सकते हैं और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बन सकते हैं. वो पूल्ड व्हीकल बनाकर भी ऐसा कर सकते हैं. इंडिविजुअल्स अभी अलाउड नहीं है. एनआरआईज और ओसीआई अलाउड हैं. 5% तक वो इंडियन कंपनीज की इक्विटी खरीद सकते हैं. तो चीजें हैं, समय के साथ उनको देखा जाएगा. और हमें ये देखना है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा पॉजिटिव कैसे बनाएं. क्योंकि 90% इन्वेस्टर्स अगर लूज करते हैं और उनका टिकट साइज स्मॉल होता है और यंगर जनरेशन अगर लक को सोचकर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये गलत है. उन्हें एनालिसिस सीखना होगा और हमें देखना होगा कि कैसे हम एज आई अगेन सेइंग कि कैसे आप उसकी वैल्यू बनाएं. तो मार्केट रेगुलेटर जो है वो इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट को बढ़ाना चाहता है, लेकिन सिर्फ सेंटिमेंट नहीं बढ़ना चाहिए. केवाईसी से लेकर और जो अवेयरनेस है वो, और मार्केट डेवलप होना चाहिए. और आप कह सकते हैं कि ऑप्टिम रेगुलेशन से ही आगे बढ़ सकते हैं. इट्स अ वंडरफुल डिस्कशन आई थिंक हेयर विच कैन हेल्प यू टू राइट इन द मेंस एग्जामिनेशन नॉट जस्ट ऑन सेबी. लेकिन आप कोई भी जनरल स्टडीज पेपर 3 या 1 का जब किसी पर्सपेक्टिव से आप इसको लिख सकते हैं, इवन एथिक्स में भी इसकी चर्चा हो सकती है. यूजीसी will give equivalent certificate for foreign degrees. तो कोई भी क्वालिफिकेशन, एक सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, कैन बी रिकॉग्नाइज फॉर ग्रांट of an equivalent certificate if it was awarded by foreign institution that is recognized under the laws in its home country. एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट की बात है. और दूसरा यहाँ पर बात है कि स्टूडेंट हैज परस्यूड द प्रोग्राम एज पर द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशन. तो रेगुलेशन इसलिए इश्यू किए गए क्योंकि जो एनईपी 2020 है
वो फोकस करती है इंटरनेशनलाइजेशन पे, एजुकेशन के। क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रिकग्निशन में, और स्ट्रक्चर्ड वे से स्टूडेंट को और इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसपेरेंट और फेयर सिस्टम से पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन रिकग्निशन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उससे जॉब, करियर, एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स एंड जो आपका नॉलेज इकॉनमी है, नॉलेज सोसाइटी है, सबकी वैल्यूज आती है। हमने बात की थी कॉटन की, पहले भी हमने टेक्सटाइल और मर्केंडाइज की भी बात की थी पिछले कुछ सेशंस में। तो ये अभी बात हो रही है पिंक बोलवॉर्म कॉटन प्रोडक्शन को खा रहा है इंडिया के। जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड्स जो है वो रेजिस्टेंट है इस पेस्ट से, लेकिन रेगुलेटरी बैरियर्स के कारण कमर्शलाइजेशन नहीं हो रहा है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एक मतलब बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है नेचुरल फाइबर का, और उसका टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में सिर्फ 27% ड्यूटी है, चाइना के 54, और वियतनाम का 46 है, जापान का बांग्लादेश का 37 है, इंडोनेशिया 32 एंड श्रीलंका 44, अगर आप अभी की बात करें। लेकिन हमारे लिए प्रोडक्शन एक कॉज ऑफ कंसर्न है बिकॉज ऑफ दिस पिंक बोलवर्म। और जीएम क्रॉप हाइब्रिड्स जो है, जीएम कॉटन हाइब्रिड्स जो है, वो आप कह सकते हैं प्रोडक्शन को उन्होंने बढ़ाया, एक्सपोर्ट्स को उन्होंने बढ़ाया, लेकिन इंडिया का जो कॉटन जो होना चाहिए, जो लेवल, वो नहीं हो पाया। तो प्रोडक्शन स्लाइड हुई है, इंडिया एक लार्ज कॉटन एक्सपोर्टर से नेट इंपोर्टर बन गया, क्योंकि पिंक बोलवॉर्म इंसेक्ट पेस्ट है जो कि उसके फ्रूट्स को, कॉटन के फ्रूट्स को खा जाता है। और आप कह सकते हो कि जो बॉल कॉटन सीड्स होते हैं वो उसको ग्रो नहीं, मतलब वो ग्रो नहीं हो पाते। तो PBW पिंक बोलवॉर्म जो कैटरपिलर है, वो डेवलपिंग सीड्स के ऊपर, इनके ऊपर, इट इज अ काइंड ऑफ अ पैरासाइट, इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रेडेटर। तो इससे कलर भी बदल जाता है और उससे यील्ड का भी लॉस होता है। तो जीएम कॉटन इंडिया में जो 2BT जीन्स है, हमने पहले भी बात की थी, क्राई 1AC, क्राई 2AB, लेकिन अब जो है वो एक तरीके से रेजिस्टेंट हो गए। सम प्रोटेक्शन शुरू में तो आई, लेकिन प्रोटेक्शन धीरे धीरे खत्म हो गई। तो इसीलिए अब हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन चुकी। और इस सिचुएशन से बचने का तरीका यही है कि हम ज़्यादा स्मार्टली, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हम चीज़ों को डेवलप करें। तो लीडिंग इंडियन सीड कंपनीज जिन्होंने जीएम कॉटन हाइब्रिड, वो नए जीन्स फ्रॉम जो बीटी के हैं, जो इससे इस इस इंसेक्ट को रोक सकते हैं, उसकी तरफ हम बढ़ चुके हैं। लेकिन जो जीएसी है, यानी जेनेटिकली जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की, वो उसका रोल आ जाता है, और वो इनको जब ही अप्रूव करेंगे जब आप पूरी तरह से तसल्ली हो जाती है। तो कंपनीज आर आस्किंग फॉर गो अहेड, बट देन इट इज टेकिंग टाइम। और इसमें इंडियन कंपनीज भी, जैसे अंकुर सीड्स का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन अब यही है कि ऑल इन ऑल दीज ट्रायल्स और जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन और टेस्टिंग के बावजूद भी अभी रिजल्ट फार्मर्स तक नहीं पहुंचा है। रेगुलेटरी बैरियर्स हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट उसको अपोज कर रहे हैं। और आपको स्टेट गवर्नमेंट का भी आपको परमिशन चाहिए फॉर द कंकरेंस फॉर फील्ड ट्रायल्स। तो नो जीएम क्रॉप हैज बीन कमर्शलाइज्ड इन इंडिया आफ्टर द Monsanto's Bollgard 2 BT cotton in 2006। तो इससे आप कह सकते हैं कि ये क्राइसिस है एक तरीके से। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, बेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट, स्टडी सप्लाई ऑफ क्वालिटी कॉटन, ये तभी सपना पूरा हो पाएगा, इसका सॉल्यूशन होगा। आप मुझे बताइए आपके हिसाब से कैसे हो पाए। कतर गेट, द लेटेस्ट फुरोर अराउंड नेतन्याहू। और नेतन्याहू ने सरवाइव किया है इतने टाइम से एलिगेशंस को। और कतर बोल रहा हूँ, इजरायली सोसाइटी में जुडिशियल रिफॉर्म्स का बहुत ज़्यादा अपोज किया गया था, और लेकिन अभी जो है करप्शन के लिए उनको बार बार स्टैंड किया गया। और कतर गेट जो एग्जांपल है, देवर पेड, नेतन्याहू's मीडिया एडवाइजर्स वर पेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कतर टू प्रमोट कतरी इंटरेस्ट इन द इजरायली न्यूज मीडिया। तो यही वाली बात है, कतर हैज होस्टेड लीडर्स ऑफ हमास, Netanyahu's recent effort to fire the head of Shin Bet, the Israeli intel security have compounded the furor. The Shin Bet first instigated the probe into Netanyahu's aides. Netanyahu dismissed the case as political manhunt। तो ये एक एग्जांपल है। पर हाँ, हमें इंडिया
इसराइल रिलेशनशिप को बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी से देखना होगा, क्योंकि उसमें मेंस में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, नॉट जस्ट इन द प्रीलिम्स. Now, this is another example of tech here. Much awaited Switch 2 will be released on June 5. Nintendo announced last week the latest offering from Japanese video game giant, जो पहले हैंडक्राफ्टेड प्लेइंग कार्ड्स बनाता था. स्विच 2 विल बी रिलीज्ड, वीडियो गेम्स के लिए है. और आप कह सकते हैं कि निंटेंडोज मोस्ट सेलिंग जो कंसोल टिल डेट था उसका नाम था निंटेंडो डीएस, जो 2004 में आया था. सक्सेस का है वो यही कि आप कितना फन उसको बना पाते हैं, कितना उसको आप एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं. तो ये एक एग्जांपल है कि वीडियो गेम्स के अंदर आप क्या 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 आप हाउ मच यू कैन मेक इट एंगेजिंग. तो दैट्स एन एग्जांपल. हमें सोचना चाहिए हम इसको हम इंडिया में कैसे कर सकते हैं. अगेन वी हैव स्पोकन कपल ऑफ टाइम अबाउट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इट्स रोल ऑल्सो. अब यहाँ पर तीन वर्ड है: कंपटीशन, जेंडर एंड लेबर. अब इनको क्या हम पूरी तरह से बैक बर्नर पर रख देंगे? ऐसा नहीं हो पाएगा. इंडिया जो है अपने मार्केट, अपने जो बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. और उसके बाद बहुत सारे हमें अभी अपने आप को कमर कसनी होगी. जैसे कोविड के बाद इंडिया हैज टेकन डिजिटाइजेशन लाइक हेड ऑन. Developed countries have low import duties on most industrial products, and India and EU had set line for this year to conclude FTA. India is far ahead than many countries by concluding rightly timed FTAs and bilateral agreements, not just with Australia, not just with New Zealand, Thailand. अभी हम बिम्स्टेक नेशंस की बात करें, इधर से चाइना के साथ भी बात हो रही है, यूएस के साथ बात हो रही है. तो वही बात है. अभी हमें देखना होगा, लेकिन हमें नी जर्क रिएक्शन की जरूरत नहीं है. बट देन वी आर वेरी सिंसियर एंड वी आर ट्राइंग टू वीड आउट एनी काइंड एनीथिंग व्हाट इज अनवांटेड. इंडिया यूके एफटीए भी हो रहा है, उसकी बात भी हो रही है. इंडिया यू यू आल्सो सेट डेडलाइन फॉर दीज थिंग्स. तो इसीलिए एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट, मर्जर कंट्रोल, सस्टेनेबल फूड सिस्टम, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स, ये की वर्ड्स हैं. इनको आप नोट करिए. और सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट, इनको भी हम लेके चल रहे हैं, बस आपको इतना देखना है. किसान क्रेडिट कार्ड बैड लोन्स फॉल अक्रॉस बैंकिंग चैनल्स, तो बिल्कुल सही बात है. एनपीएस अंडर केसीसी फॉर द कमर्शियल बैंक्स अराउंड 15% है, वो इसके आसपास ही रहा है. रीजनल रूरल बैंक्स में डिक्लाइन हुआ है, और कोऑपरेटिव बैंक्स में भी डिक्लाइन हुआ है. लेकिन बात वही है कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में तो बढ़ाया, लेकिन क्या किसानों को वाकई फायदा हुआ? अभी हम बात करें महाराष्ट्र में ही, यवतमाल और बाकी जो विदर्भा रीजन है उसके अंदर, सब मतलब पिछले 20 साल का अगर डेटा भी आया था, तो उसमें कितने हजारों किसानों ने अपनी जान दी. वो किसी शहादत से कम नहीं है, कोई किसान जान नहीं देना चाहता. तो हमें देखना होगा कि आरबीआई और नाबार्ड इसमें क्या कर सकते हैं. कैसे एग्रीकल्चर को आप रिम्यूनरेटिव बनाओगे, कैसे मोर क्रॉप पर ड्रॉप होगा, कैसे किसान लैब टू फील्ड वाली बात जो हम करते हैं, कैसे आप अलग अलग स्टेट्स की प्रमोशन की बात कर रहे हैं, कैसे एमपी के बेस्ट मॉडल्स, तमिलनाडु के बेस्ट मॉडल्स को आप बाकी जगह उनके इन्वायरमेंट में आप कर सकते हैं. और लोन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म एग्री लोन्स एंड जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम. तो अ, कैसे आप उनको वो लोन देते हैं, लेकिन उनको बचना भी चाहिए. कैसे आप अपेडा का रोल लेके आते हैं, कैसे आप एपीएमसी का रोल लेके आते हैं, कैसे आप ई नाम देखते हैं. तो उनसे आपको आंसर निकालना. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग मेंस में इस पर उसके एप्लीकेशंस आ सकती हैं और इसका फ्यूचर रोल आ सकता है. तो सी डैक इज encouraged to follow the example by, as said by ISRO, by collaborating more actively with the private sector to scale up technologies and bring them to the market. तो सी डैक अपने आप में पूरे इंडिया के साथ एक उसका क्लैरिटी होनी चाहिए, और उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन का एक इकोसिस्टम होना चाहिए. ये बात हुई है. तो आप बताइए कि सी डैक से आप ऐसे चार चीजें क्या कराना चाहेंगे. यू मस्ट ट्राई टू थिंक कि सी डैक से ये होना चाहिए, और उसको आप नेशनल सुपर कंप्यूटिंग है या साइबर फ्रॉड है या फिर आप क्वांटम कंप्यूटिंग है, कहाँ से आप जोड़ के कैसे आप क्या करना चाहेंगे. So the routine dumping of cheap foreign goods through the US and EU by local traders and corporates is a real concern, definitely. लेकिन इंडिया इज मोर देन रेडी. इंडिया का जो कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज है वो रेडी है. इंडिया के पोर्ट्स, इंडिया का पूरा मिनिस्ट्रीज रेडी है. हमने अभी एक हमने एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम भी बनाई है कि हम चीप डंपिंग को नहीं होने देंगे. चाइना हमारा नेचुरल पार्टनर है, एक्सपेंशंस हैं.
और आप कह सकते हो चाइना के साथ भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि एक दिन इंडिया, चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक एशियन यूनियन बना सकता है। अभी कोई स्कोप नहीं है इसका, लेकिन हाँ ये एक एग्जांपल है। हम अपने स्वदेशी आइडियाज को, हम अपने सेल्फ रिलायंट आइडियाज को और हम अपने इंटरेस्ट को प्रिवेंट मतलब प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी कॉस्ट पे, और हम इन चीज़ों को प्रिवेंट करेंगे। क्लासरूम रिवाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन से सब कुछ नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सच है। ऑनलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट बेसिक रूलिंग, बेसिक जो पढ़ाई है वो नए इन्वायरमेंट में बच्चे को तभी मिल सकते हैं जब वो बच्चा एक रियल इन्वायरमेंट में पढ़ता है। तो उसकी बात की है G20 पुश फॉर एजुकेशन की बात है। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एज ग्रुप के हिसाब से आप पढ़ पाएं, लिख पाएं। यूनियन बजट का एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि किस तरीके से द PM श्री स्कूल्स, द PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, उसकी बात हुई है। और रोड अहेड है, रूरल अर्बन डिवाइड को भी हमें हटाना है, तो इन चीजों की चर्चा हम कर सकते हैं। इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल सी ब्रिज पंबन में है, और इट इज लिंकिंग रामेश्वरम आइलैंड टू द मेन लैंड। इट सिंबलाइजेज द यूनियन टेक्नोलॉजी विद ट्रेडिशन, दैट इज व्हाट वी कैन से। तो ये एक एग्जांपल है, लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। Demonstrations in over 1,200 locations in all 50 states against Donald Trump and Elon Musk. Civil rights organizations, labor unions, LGBTQ advocates, veterans, and election activists on streets. We will keep this, what's happening. Bijapur's girl story from government school to Maoism to encounter death at 19. अब वही बात है कि आप क्या चूज करते हैं। और बच्चे को अबडक्ट अगर कर लिया गया है, बच्चे को अगर जो आप कह सकते हैं जो माओइस्ट थ्योरी, माओइस्ट आइडियोलॉजी, इसको अगर आप मानते हैं कि उससे लाइफ बनेगी, तो ये उसका एक एग्जाम्पल है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। स्टडी ऑन टॉर्चर बाई पुलिस ब्रिंग्स आउट डिस्टर्बिंग पैटर्न्स। तो अब पहली बात तो हम मानते नहीं है कि टॉर्चर को हम किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करते, चाहे वो NHRC हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पुलिस हो। अब कॉमन कॉज ने लोक नीति के साथ जब एक कॉम्प्रेहेंसिव रिपोर्ट को रिलीज किया, तो उसने बोला कि पुलिस टॉर्चर और अनअकाउंटेबिलिटी बढ़ के है। तो टॉर्चर तो अब यहाँ पे लिखा गया है, ऐसे में आप नोट कर सकते हैं। वैसे भी आप लिख सकते हैं कि टॉर्चर हैज बीन डिफाइंड इन द UN कन्वेंशन 1984 एंड एन एक्ट बाय विच सीवियर पेन और सफरिंग, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing for an act he or she person has committed or is suspected to have been committed, or intimidating or coercing him or a third person for any reason based on discrimination of any kind when such pain or suffering is inflicted, or at the instigation or with consent and acquiescence of public official or other person acting in an official capacity. इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया ने UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को साइन किया 1997 में, लेकिन रेटिफाई नहीं किया है। इंडिया में लीगल बाइंडिंग नहीं। 20% ऑफ पुलिस पर्सनल फील दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पुलिस टू यूज टॉर्चर मेथड्स टू क्रिएट फियर अमंग पब्लिक। 35% सोचते हैं कि समवट होना चाहिए। 55% पुलिस जो है वो टफ मेथड्स को फेवर करते हैं, लेकिन उन्होंने टॉर्चर की बात नहीं की है। तो अभी एक एग्जाम्पल यहाँ पर आया है, चाहे फिर वो सेक्सुअल हरासमेंट के केस हो, चाइल्ड लिफ्टिंग के केसेस हो, वायलेंस हो, लेकिन आपको कभी भी टॉर्चर को इंटरव्यू या फिर राइटिंग में आपको सपोर्ट किसी तरीके से नहीं करना है। थर्ड डिग्री मेथड्स की बात करें तो उसमें भी इन्होंने अलग अलग डेटा दिया है। कस्टोडियल डेथ की अगर हम बात करें और ह्यूमन राइट्स की बात करें, तो पुलिस जानती है ह्यूमन राइट्स को, लेकिन वो चाहते हैं कि पुलिसमैन को भी ट्रेनिंग दी जाए, सेंसिटाइजेशन किया जाए। लॉ कमीशन भी इस बारे में बात करता है, और साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं रह सकते। इसीलिए हमें मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, रिव्यू की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है। इसमें पॉलिटिकल कल्चर का भी रोल है जो यहाँ पर बताया नहीं गया है। उसके बिना पुलिस रिफॉर्म असंभव है। बिम्स्टेक की हमने पहले भी चर्चा की थी। जो सब्सटेंस है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भारत की, वो बिम्स्टेक ही दे पाएगा। और बिम्स्टेक जो है वो अपने आप में एक ओपनर है। हमने अभी भी म्यांमार को ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत हमने उनको मदद की है, और उसका आइसोलेशन मैटर्स को वर्स ही करेगा। इंडिया पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप चाहता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो फिर म्यांमार हो, और चाहे इवन फॉर चाइना हो। तो हमने बहुत सारे एलिमेंट्स की इनकी बात की, वो आपको देखने। अब अगर मैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करूं, वैसे तो हमें टैक्स रिलीफ दिया गया है, लेकिन अब ये चर्चा हो रही है कि भाई अब डेट बढ़ता जा रहा है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स इकोनॉमी में है, क्योंकि हम हाउस होल्ड डेट को देख रहे हैं कि ड्रामेटिकली पेंडेमिक के बाद बढ़ गया। जैसे US को हम कहते हैं कि वो दूसरों के पैसे पे सरवाइव कर रहे हैं, हाईली कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, और ऊपर से डेट
उसके ऊपर इतना चढ़ा हुआ है, तो क्या इंडिया एक अपने डेवलपिंग स्टेज में क्या ऐसा अफोर्ड कर सकता है? रिटेल क्रेडिट जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का है, वो 70% से ज्यादा बढ़ा है। गोल्ड लोन बढ़ गया है। तो ये जो डेट बढ़ा है, हाउसिंग बोरोइंग्स बढ़ी है, तो ये क्या दिखा रहे हैं इंटायर इकोनॉमी में? ये मैटर ऑफ कंसर्न जब बन जाता है जब वो अनसिक्योर्ड हो, कंजम्पशन बेस्ड लोन्स हो, उससे कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। पर्सनल लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड, अब पीटी में क्वेश्चन आ चुका है। पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कि अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स क्या क्या में आएगा। पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज 130% से ग्रो किए। तो अब 5 लाख से कम इनकम में जनरली आप ऐसा देखते हैं। और वेल ऑफ जो है वो भी हाउस और कार जैसे एसेट्स पे स्पेंड कर देते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि क्या ये सही ट्रेंड है? पर्सनल लोन जो है वो एक से ज्यादा भी लोगों ने लिया। माइक्रो फाइनेंस में जो है अ, जो वापस देने की जो लिमिट्स हैं, वापस देने का जो रेट है, वो बहुत पुअर है। तो ग्रेटर इंडेटेडनेस इंप्लाइज दैट लोन रिपेमेंट विल अकाउंट फॉर बिगर पोर्शन ऑफ हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम। बिल्कुल सही बात है। इनकम आपकी रैपिडली ग्रो नहीं कर रही, और जो रिस्क वेट है बैंक का एक्सपोजर का, वो बढ़ता जा रहा है। कंज्यूमर क्रेडिट जो है वो ये दिखा रहा है कि जो एक्चुअल ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए आरबीआई जो है वो इट बिलीव्स दैट बाय लोअरिंग द रिस्क वेट्स ऑन लेंडिंग, कटिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड फ्लडिंग द सिस्टम विद लिक्विडिटी, इट कैन स्पर प्राइवेट कंजम्पशन, जैसा कि मैंने टैक्स के बारे में भी कहा। लेकिन क्या ऐसा वाकई हो पाएगा? क्या वाकई करंट जो डेट लेवल्स हैं या स्लगिश इनकम है वो लिक्विडिटी सरप्लस से आगे बढ़ जाएगी? आप सोचिए, आप मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हो, और इसके लिए सोल्यूशन क्या होना चाहिए। एनबीएफसी का लोन बढ़ता जा रहा है, इवन गोल्ड लोन के एड्स ऐसे आते हैं जैसे कि मतलब आप चिप्स खरीद रहे हैं। तो क्या हमें कॉशियस होने की जरूरत है? क्या हमें देखना होगा कि जो सर्विस सेक्टर है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, जिनमें ग्रोथ होनी चाहिए वो तो हो नहीं रही, लेकिन स्पेकुलेटिव और पर्सनल ग्रोथ बढ़ रहा है। तो क्या ये किसी तरीके का स्ट्रक्चरल हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम दिखाता है हमारी इकोनॉमी में, या सिर्फ ये एक हमने ओवर थिंकिंग की बात की? मराठवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ने पहली बार वाटर लेवल को इंप्रूव करने के लिए, आप कह सकते हैं, कंपटीशन रखा। तो वाटर मैनेजमेंट इज द की। और धाराशिव, प्रीवियसली कॉल्ड उस्मानाबाद, इज ऑल्सो इन द रेन शेडो पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो मराठवाड़ा इज इन रेन शेडो रीजन। एग्रीकल्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेरी पुअर कैनाल सिस्टम, रिवर जो है वो पूरे उसमें पानी नहीं पहुंचा पाती। सोलापुर इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट डिप्राइव्ड रीजन बिकॉज इट गेट्स लीस्ट रेनफॉल। उचानी डैम से पानी आता है लेकिन ठीक से हो नहीं पाता। तो बहुत अच्छा यहाँ पर केस स्टडी दी है कि कैसे वो पानी को अगर आप बचाते हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम को भी अगर आप फॉलो करते हैं, तो वाटर सप्लाई या सैनिटेशन या फिर यू नो एनजीओ की हेल्प से आप कैसे आप कर सकते हैं, ग्राम पंचायत को कैसे आप मोटिवेट करेंगे। तो इंडिजिनस सॉल्यूशंस की बात है, जैसा कि हमने इंडियन एक्सप्रेस अवार्ड्स की भी चर्चा की है। नीति आयोग ने एक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स बनाया है जो प्रीलिम्स के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। वाटर गवर्नेंस स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेट सिस्टम की हमने बात की है। तो यानी कि ये सारा का सारा एलिमेंट आपको मोटिवेट करना चाहिए, और आप अगर सोल्यूशन प्रोवाइडर बनेंगे, आप अगर प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, नेचुरली आप एग्जाम के लिए राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आर स्टार्टअप्स फेलिंग अस? तो पीयूष गोयल गोयल साहब ने जब रिसेंटली अभी बोला, और चाइनीज इनोवेशन की जब उन्होंने चर्चा की, तो उनकी फिर उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ, उनको उनको सुनना भी पड़ा। तो वही बात है, एआई हो गया या सेमीकंडक्टर डिजाइन हो गया, बिल्डिंग फैब चिप्स हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, बैटरी टेक्नोलॉजी हो गया, तो इन सब में तो चाइना मास्टर है। चाइनीज आर नंबर वन हैविंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी। लेकिन हमारे यहाँ तो खाने पीने वाले हैं, हमारे यहाँ तो जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, ये दूसरी जगह है। तो पॉइंट यही है कि जॉब क्रिएशन, ऑर्गेनाइजेशनल रूल चेंज, टेक्नोलॉजी फॉर एफिशिएंसी, ये इंपॉर्टेंट है। और चाइना जो है वो ऑब्वियसली उसके अपने प्लस पॉइंट्स है, लेकिन इंडिया के भी अपने वो है। इंडिया जस्ट स्पेंड्स 0.65% ऑफ जीडीपी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नैरोली अहेड ऑफ गैम्बिया एंड साउथ अफ्रीका, बट नॉट टू स्पीक ऑफ यूएस 3.46, चाइना 2.43, साउथ कोरिया 4.93, इसराइल 5.16। तो भारत सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आर एंड डी में हम पीछे रह गए। थिंकिंग हमारी हो नहीं पाती उस तरीके से, हम उस तरीके से इनोवेट और एक्सपेरिमेंट कर नहीं पाते। हम सिर्फ चाहते हैं कि बस वैल्यूएशन बढ़ जाए। बायजूस को आप देख लीजिए। लेकिन
रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ साथ जो है विजडम भी होनी चाहिए, क्लैरिटी भी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए, फ्यूचर के लिए भी होना चाहिए। तो ये हम नहीं सोच पाते, तो इसलिए अगर आप एग्जांपल दे तो आप खुद फिजिक्स वाला, अगर मैं एडटेक की बात करूँ या फिर अन अकेडमी, आर दे फेलिंग अस? दिस इज द क्वेश्चन विच आई लीव विद यू, एंड देन लेट्स ट्राई टू फाइंड कंस्ट्रक्टिवली विद पॉजिटिव आउटसेट कि हम कैसे इनमें भी हम कैसे और पॉजिटिवली देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बीइंग देयर। आप पॉइंट्स बनाइए, टॉपिक को नोट कीजिए। आई डोंट थिंक इसका कोई शॉर्टकट है। विशिंग यू ऑल सक्सेस। थैंक यू।